दोस्तों 2019 में ओयो की हालत March 2020, COVID hit. So a company that was growing triple-digit percentages year on year, overnight, the company lost 70% of its revenues. ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ओयो ने अपने बिजनेस मॉडल को लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इस एक गलती ने ओयो का नाम पूरे मार्केट में खराब कर दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में रितेश अग्रवाल और उनकी टीम ने अपने बिजनेस मॉडल में एक ऐसा शिफ्ट ला दिया है कि अचानक से जो कंपनी 2300 करोड़ के लॉस में थी, वही कंपनी FY24 में 229 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। इसी से दोस्तों ओयो एक बार फिर भारत में एक स्टार स्टार्टअप बन चुका है और आज इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरीज ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। और अगर आप इस गलती और सुधार को समझ जाओ तो आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीख सकते हो जो आपको भी करोड़ों रुपए की गलती करने से बचाएगा। तो सवाल यह है कि ओयो के बिजनेस मॉडल में ऐसी कौन सी गलतियां थी जो कंपनी को 2300 करोड़ के भयंकर लॉस तक ले गई और इतने बड़े घाटे के बाद भी ओयो अचानक से प्रॉफिट कैसे कमाने लगा और ओयो की इस गलती और सुधार से आप क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ओयो की जो बिजनेस मॉडल है वो 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुई है। ओरावल स्टेज मॉडल, ओयो रूम्स मॉडल, MG मॉडल और फ्रेंचाइज मॉडल। और अगर आप इन चारों मॉडल्स को समझ जाओ ना तो आपको भारत के होटल इंडस्ट्री का एक बहुत ही गहरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो चलिए समझते हैं ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रितेश अग्रवाल ने ओयो शुरू किया ओरावल स्टेज के नाम से, जिसमें उनका आइडिया बहुत ही बेसिक और सिंपल था। जब वो मुंबई आए, उन्हें समझ आया कि मुंबई में होटल बहुत महंगे हैं और मुंबई में कई सारे बजट होटल्स थे जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई इंसान पहली बार किसी अनजान शहर में आएगा तो वो अपने बजट और लोकेशन के हिसाब से होटल कैसे ढूंढेगा। उसी तरह होटल्स का ये प्रॉब्लम था कि सस्ता और बढ़िया प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। तो कस्टमर्स को होटल नहीं मिलते थे और होटल्स को कस्टमर्स नहीं मिलते थे और इसी चक्कर में इनका बिजनेस नहीं चल पाता। इसीलिए रितेश अग्रवाल ने बनाया ओरावल स्टेज। ये है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ओरावल स्टेज कंपनी को शुरू किया, जो स्पेशलाइज करती है शॉर्ट और मिड टर्म होटल और अपार्टमेंट रेंटल्स में। Established a hotel rental startup, Oravel Stays, a technology-driven branded network of hotels in 2012. ओरावल स्टेज का मॉडल क्या था? वो सारे शहरों के होटल्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते थे। तो अगर आप मुंबई आते हो और आपका बजट 3000 रुपीज पर नाइट है तो आप इस प्लेटफॉर्म में जाकर ये फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे अंधेरी वेस्ट में 3000 रुपीज पर नाइट का होटल चाहिए। तो जितने भी सारे होटल्स अंधेरी वेस्ट में होंगे वो सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे और जब भी आप होटल बुक करते हो ओरावल स्टेज को उसमें से कमीशन मिलता था। तो काफी सिंपल मॉडल था, राइट? लेकिन दोस्तों इस मॉडल में 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। पहली प्रॉब्लम थी स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसमें सारे प्रॉपर्टी ओनर्स अपने हिसाब से होटल चलाते थे। कोई 3000 रुपए में बहुत ही बढ़िया और क्लीन रूम देता था तो कोई फोटोज में अच्छी रूम्स दिखाकर घटिया एक्सपीरियंस देता था। कहीं वाईफाई बहुत अच्छी चलती थी, कहीं पर बिजली ही नहीं चलती थी। तो इससे क्या हो गया, कई सारे कस्टमर्स ये समझने लगे कि ओरावल स्टेज के जो होटल्स हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से कस्टमर रेटिंग गिरने लगी और रिपीट कस्टमर्स कम होने लगे। दूसरा प्रॉब्लम था अनस्टेबल प्राइसेस और ट्रांसपेरेंसी का। इसमें यह होता था कि 2 होटल्स जो एग्जैक्ट सेम दिखते थे, जो एग्जैक्ट सेम फैसिलिटीज देते थे, उनमें से एक 1200 का दिखता था और दूसरा 5000 का। और जब सेम कैटेगरी की प्रॉपर्टीज में इतना अंतर आ गया तो कस्टमर्स फिर से शक करने लगे और कुछ होटल ओनर्स तो बस लूटने के लिए ज्यादा प्राइस दिखाने लगे। और तीसरा प्रॉब्लम था कस्टमर एक्सपीरियंस का। दोस्तों ओरावल बस एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म थी, तो अगर आपके रूम का एसी नहीं चल रहा तो आप ओरावल को कॉल करके ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब होटल में एसी नहीं चल रहा, और कॉल कर भी दिया तो ओरावल उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ओरावल का होटल पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये जो मॉडल था ये था लो इन्वेस्टमेंट एंड नो कंट्रोल का। इसीलिए दोस्तों रितेश अग्रवाल और उनकी टीम ने ओरावल से स्विच किया ओयो रूम्स मॉडल पर। और ये मॉडल दोस्तों इतनी कामयाब रही कि 2016 तक ओयो के पास 68,000 रूम्स थे, 2.3 मिलियन बुकिंग्स यानी 23 लाख बुकिंग्स थे और ओयो की बुक्ड रेवेन्यू 2015 में 36 करोड़ से 2016 में आते आते 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
तो सवाल यह है कि इस मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी। दोस्तों, ओयो रूम्स मॉडल में ओयो की टीम ने होटल ओनर से कहा कि भाई साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको ना कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहले होटल्स रूम शिफ्टिंग, अनक्लीन रूम्स और पुअर सर्विस के लिए कंप्लेंट्स रिसीव करा करते थे, लेकिन इसके बाद ओयो ने क्रॉस स्कोरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया। तो अगर किसी होटल पे ज्यादा कंप्लेंट्स आए तो उसको क्रॉसेस दिए जाते थे। जैसे रूम शिफ्टिंग कंप्लेंट पर 4 क्रॉसेस मिलते थे, अनक्लीन रूम्स के लिए 3 क्रॉसेस मिलते थे, और इसी तरह अगर किसी होटल को 20 क्रॉसेस मिल जाते तो ओयो उसे तुरंत अपने लिस्टिंग से निकाल देता। और इसी तरह ओयो ने 200 से ज्यादा होटल्स को डीलिस्ट किया ताकि ओयो होटल्स का कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। ओयो ने इसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए नए रूल्स बनाए। रूम मैपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कस्टमर्स को वही रूम मिले जो उन्होंने बुक किया है। ब्लैक लिस्टेड रूम्स को सिस्टम से हटा दिया गया और अगर कस्टमर को गलत रूम मिलता तो तुरंत SMS अलर्ट भेजा जाता। इसके साथ साथ ओयो ने होटल ओनर ऐप लॉन्च किया ताकि कस्टमर और होटल के इश्यूज तुरंत रिजॉल्व हो सके, और अगर होटल की रेटिंग 3.5 स्टार से नीचे जाती तो उस होटल की जांच होती। लेकिन अगर कोई होटल कंसिस्टेंटली 4.5 स्टार्स रेटिंग मेंटेन करता तो ओयो उसको ज्यादा बिजनेस देता और उस होटल को प्रमोट करता, जिससे उनका रेवेन्यू और ऑक्यूपेंसी रेट दोनों भी बढ़ जाता। ये सब करने के बाद ओयो का जो रिपीट बुकिंग रेट था वो 20 से 25% तक पहुंच गया, और अगर कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी बेहतर हो गया। इसी से दोस्तों ओयो की रैपिड ग्रोथ, उनके रेटिंग्स 3 और 3.5 स्टार से सीधे 4 और 4.5 स्टार तक पहुंच गए और ओयो के रेवेन्यू रफ्तार पकड़ने लगी। 2016 आते आते ओयो के पास 6500 होटल्स और उसी समय ट्रीबो के पास सिर्फ 125 होटल्स थे और फैब होटल्स के पास सिर्फ 225 होटल्स थे। और यहीं पर दोस्तों 2013 से 2016 तक रितेश अग्रवाल पूरे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टार बन गए। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू हुई ओयो की मुसीबत। ये देखिए, 2015 से 2016 के अंदर ओयो के फाइनेंसेस इतने आउट ऑफ कंट्रोल चले गए कि उनके लॉसेस 20 करोड़ से लगभग 500 करोड़ तक पहुंच गए। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि 2016 में ओयो के कंपनी एक्सपेंसेस अचानक से 32 करोड़ से 520 करोड़ तक पहुंच गए, यानी एक साल में इनका एक्सपेंस 16 गुना से बढ़ गया। तो सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक से 2016 में ऐसा क्या हो गया कि ओयो इतने खतरनाक लॉसेस में जाने लगा? वेल, दैट इज बिकॉज 2016 में जियो वेव के साथ ट्रैवल एंड स्टे मार्केट में मेक माई ट्रिप, GoIbibo, Booking.com, फैब होटल्स और ट्रीबो होटल्स जैसे कंपनीज आने लगे। ये देखिए, मेक माई ट्रिप के पास 2016 में $180 मिलियन की फंडिंग थी, फैब होटल के पास $8 मिलियन की फंडिंग थी, ट्रीबो के पास $17 मिलियन और GoIbibo के पास $250 मिलियन की फंडिंग थी। और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, ट्रैवल ऐप यूजर्स के नंबर्स आसमान छूने लगे। और इसी रेस के बीच शुरू हुई दोस्तों एक कैश वॉर। इस कैश वॉर में ओयो के कॉम्पिटिटर्स होटल ओनर्स को बोलने लगे कि भाई साहब, ओयो आपसे 20% कमीशन लेता है, ओयो आपको लूट रहा है, हम सिर्फ आपसे 10% लेंगे और आप बस ओयो से अपना होटल जो है उसको डिलिस्ट कर दो। और इसके साथ साथ मेक माई ट्रिप और GoIbibo जैसे कंपनीज ओयो के कई सारे होटल्स को डीलिस्ट करने लगे। तो कई सारे होटल ओनर्स ओयो को छोड़कर फैब, ट्रीबो और मेक माई ट्रिप के पास जाने लगे। और इस स्ट्रैटेजी को कॉम्बैट करने के लिए रितेश और उनकी टीम ने पूरी जोर लगा दी। वो हैवी डिस्काउंट्स देकर खुद लॉस उठाने लगे ताकि होटल ओनर्स को फायदा हो और उनको रिटेन कर सके। जैसे होटल रूम अगर 1000 का हो तो कस्टमर्स को वो 900 रुपए में रूम देकर होटल ओनर को 1000 रुपए देकर खुद 100 रुपए का लॉस उठाने लगे ताकि कस्टमर्स को डिस्काउंट मिले, होटल ओनर्स को बिजनेस मिले और उनको मिले रिटेंशन। फिर वो एग्रेसिव मार्केटिंग करने लगे और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ओयो ने इंट्रोड्यूस किया एक मॉडल जिसका नाम था MG मॉडल, यानी मिनिमम गारंटी मॉडल। MG मॉडल में ओयो होटल ओनर से उनके होटल का एक फिक्स्ड इनकम गारंटी एग्रीमेंट करता था। इसका मतलब ये था कि ओयो हर महीने होटल ओनर को एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, चाहे होटल में गेस्ट आए या ना आए। जैसे मान लो होटल शांति पैलेस नाम का एक होटल है जिनके पास कुछ 20 रूम्स है और वो हर महीने लगभग 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ऐसे होटल्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कभी 4 लाख महीना कमाते हैं तो कभी 1 लाख महीना कमाते हैं, और ये जो 1 लाख महीना कमाते हैं ये होता है ऑफ सीजन में। और चाहे बिजनेस कम हो या ज्यादा, उन्हें जो अपने स्टाफ का खर्चा है, जो मेंटेनेंस का खर्चा है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहीं पर ओयो ने शांति पैलेस जैसे होटल्स के साथ एक मिनिमम गारंटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनसे कहा कि हम आपको 3 लाख पर मंथ का मिनिमम गारंटी देते हैं, यानी अगर अगले
महीने शांति पैलेस सिर्फ 1 लाख भी कमाए तो ओयो उनको 2 लाख रुपए अपनी जेब से देगा और इसके बदले ओयो को शांति पैलेस का पूरा कंट्रोल मिलेगा। तो ओयो अपने डेटा एनालिसिस और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि शांति पैलेस के रूम्स कब 1000 रुपए में बिकेंगे, कब 3000 में, कहां शांति पैलेस को प्रमोट करना है और कहां शांति पैलेस को प्रमोट नहीं करना है। इसका मतलब शांति पैलेस प्राइसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केटिंग का पूरा कंट्रोल ओयो को देगा। अब ये सुनकर होटल ओनर्स बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें फिक्स्ड इनकम मिल रही थी और उनको मार्केटिंग का टेंशन नहीं लेना पड़ रहा था। तो सैलरीज और कॉस्ट कटिंग का जो टेंशन था वो उनको नहीं लेना पड़ रहा था। और ये एमजी मॉडल ओयो ने सिर्फ हाई रेवेन्यू, हाई परफॉर्मिंग होटल्स को साइन करने के लिए करा ताकि कॉम्पिटिटर्स इन्हें पोच ना कर पाए। तो जैसे ही ये मॉडल इंप्लीमेंट हुआ तो ओयो के पास हजारों होटल्स साइन अप करने लगे और ओयो का रेवेन्यू भी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। और इसी समय ओयो एमजी मॉडल को इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करने लगा। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 2015 में जहां उनको सिर्फ 20 करोड़ का लॉस हुआ, 2016 में करीब 500 करोड़ का लॉस हुआ और 2019 आते आते ओयो के लॉसेस 2300 करोड़ क्रॉस कर गए। और ये हुआ दोस्तों 3 कारणों की वजह से। पहले तो जैसे ही होटल ओनर्स को ये मालूम पड़ा कि उन्हें गारंटीड पैसा मिलने वाला है, उन पर कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का जो प्रेशर था ना वो कंप्लीटली चला गया। दूसरा, कुछ ओनर्स इतने चंट थे कि वो अपने गेस्ट को बोलते थे कि आप डायरेक्ट बुकिंग कर लो और फिर ओयो से भी मिनिमम गारंटी का पैसा लेने लगे। मतलब अगर ओयो 2 लाख का मिनिमम गारंटी देता था तो होटल ओनर्स क्या करते थे, वो जानबूझकर 1.8 लाख का बुकिंग ओयो से लेते थे और बाकी जो 20,000 रुपीज है ना उसके लिए गेस्ट को बोलते थे कि आप ओयो से नहीं डायरेक्ट हमसे बुकिंग कर लो, ताकि उन्हें कस्टमर्स का 20,000 भी मिले और ओयो का मिनिमम गारंटी का पैसा भी मिले। तीसरा, रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में ओयो को यह समझ आ गया कि कई जगहों पर उन्होंने अपने होटल पार्टनर्स के रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर दिया। जैसे उन्हें लगा कि कुछ होटल्स तो कम से कम 3 लाख पर मंथ तो कमा ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी 2.5 लाख से ज्यादा कमा नहीं पाए और इन सारे होटल्स को ओयो को अपनी जेब से पैसा देना पड़ा। जैसे हैदराबाद के द कॉन्क्लेव होटल को ओयो ने 12.96 लाख पर मंथ की मिनिमम गारंटी दे दी, लेकिन जब बुकिंग्स गिर गई तो ओयो ने सिर्फ पहले ही 2 महीने का पेमेंट करा और उसके बाद पैसे देने बंद कर दिए। इस वजह से द कॉन्क्लेव का 82 लाख रुपीस का जो अमाउंट था वो अनपेड गारंटीज में ही अटक गया। उसी तरह इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने ये बताया कि 500 होटल से ज्यादा होटल्स ने ओयो से 2019 में अपने आप को निकाल दिया और जब तक ओयो इस चीज को समझकर उस पर एक्शन ले पाता, ओयो को सबसे बड़ा झटका लगा जब भारत में लगा लॉकडाउन। COVID-19 has sent India's once fast-growing economy into a tailspin. The economy currently is in a COVID-induced coma. First time since the Great Depression, both advanced economies and emerging and developing economies are in recession. दोस्तों, मार्च 2020 में लॉकडाउन होने के बाद ट्रैवल इतनी बुरी तरह से बंद हुई कि पूरी दुनिया में एयरबीएनबी, ओयो और मेक माई ट्रिप जैसे कंपनीज का रेवेन्यू लगभग गायब होने लगा। इसीलिए 2020 में ओयो ने अपने सारे पार्टनर्स को ये लेटर भेजकर बताया कि पैंडेमिक के कारण वो मिनिमम गारंटी से एग्जिट करने वाले हैं। और यहीं से दोस्तों पूरे भारत के होटल ओनर्स को लगा एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनको लगा कि कोविड के टाइम अगर उनका रेवेन्यू 0 भी हो तो ओयो से उनको पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ओयो ने लेटर भेजा, होटल ओनर्स का दिमाग खराब हो गया। यहीं से शुरू हुई दोस्तों ओयो के खिलाफ आउटरीच, कोर्ट केसेस और बहुत सारा हंगामा। दोस्तों, ओयो के इस दौरान 3 ऐसे झटके लगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो ओयो को इंडिया में 12,000 एम्प्लॉइज में से 20% फायर करने पड़े और लगभग 200 सिटीज से एग्जिट लेना पड़ा। दूसरा, ओयो को 500 से ज्यादा होटल पार्टनर्स ने छोड़ दिया। और तीसरा, ओयो के लॉसेस 13,123 करोड़ तक पहुंच गए। आई रिपीट, 13,123 करोड़ तक पहुंच गए। और इन्हीं 3 झटकों की वजह से ओयो ने अपना मॉडल एक और बार चेंज किया। लेकिन इस बार ओयो ने इतना बढ़िया शिफ्ट किया कि 13,000 करोड़ के लॉस से ओयो सीधा प्रॉफिट कमाने लगा। और इस मॉडल का नाम है फ्रैंचाइज मॉडल। दोस्तों, ओयो का जो फ्रैंचाइज मॉडल है ये एक पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें इंडिपेंडेंट होटेलियर्स अपने होटल को ओयो के ब्रांड के अंडर ऑपरेट करते हैं। और ये मॉडल कमीशन बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करता है, जिसमें ओयो सिर्फ तब तक कमाता है जब तक होटल की बुकिंग होती है। और ये मॉडल होटेलियर्स के लिए एक लो रिस्क और
हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बनाता है। और इस मॉडल से होटेलियर्स को 3 बड़े फायदे मिले। पहला है AI ड्रिवन प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। ओयो का जो AI ड्रिवन प्राइसिंग सिस्टम है वो ऑक्यूपेंसी रेट, सीजनैलिटी और लोकल कंपटीशन को ट्रैक करके डायनामिक रेट्स सेट करता है। जैसे मान लीजिए गोवा में एक ओयो होटल है जिसमें 50 रूम्स हैं और इसका गोल है कि मैक्सिमम रूम्स बुक हो और रेवेन्यू भी बढ़े। अब ऑफ सीजन यानी जुलाई और अगस्त के बीच में जब मॉनसून की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं तो ओयो का जो AI ड्रिवन सिस्टम है वो ये एनालाइज करता है कि ऑक्यूपेंसी रेट लो है और कॉम्पिटिटर्स भी अपने रेट्स को घटा रहे हैं। इस सिचुएशन में ओयो का सिस्टम प्राइस को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। जैसे 3000 का जो रूम है वो ओयो का सिस्टम ऑफर करेगा 2200 रुपए में, ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो और होटल के जो एम्प्टी रूम्स है वो भर सके। वहीं पीक सीजन यानी दिसंबर एंड में जब क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस के लिए हैवी टूरिस्ट फुटफॉल होता है, तब ये जो AI सिस्टम है ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि डिमांड हाई है और कॉम्पिटिटर्स का जो होटल है वो फुल होते जा रहे हैं। इस टाइम पर ओयो का सिस्टम प्राइसिंग को स्मार्टली एडजस्ट करेगा और 3000 का रूम 7500 रुपए तक बेचेगा, क्योंकि हॉलिडे सीजन में लोग हाई प्राइस पर भी बुक करने को तैयार होते हैं। इसी तरह लास्ट मिनट बुकिंग्स के केस में अगर रात के 10 बजे तक 5 रूम्स खाली पड़े हुए हैं तो ओयो को पता चलेगा कि ये रूम्स तो बिकने वाले हैं नहीं, अगर ये बिकेंगे नहीं तो रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो AI सिस्टम ये ट्रेंड एनालाइज करके प्राइस को थोड़ा सा ड्रॉप करता है, जैसे 3000 से 2700 कर देता है। ये स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि होटल का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। इस तरह ओयो का AI ड्रिवन प्राइसिंग सिस्टम हर सिचुएशन में डायनामिक रेट्स सेट करके ऑक्यूपेंसी और प्रॉफिट दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। दूसरा बेनिफिट है वाइड ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड इंक्रीज्ड बुकिंग्स। दोस्तों, ओयो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ अपने ऐप पर ही नहीं बल्कि वेबसाइट और थर्ड पार्टी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जैसे मेक माई ट्रिप, GoIbibo और booking.com पर भी अपने होटल्स को शोकेस करते हैं। इसकी वजह से ओयो से जुड़ने के बाद एक आम होटल का ऑनलाइन बुकिंग वॉल्यूम 30 से 40% से जंप कर जाता है, क्योंकि अब वो करोड़ों पोटेंशियल गेस्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाते हैं। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। दोस्तों, ओयो अपने पार्टनर प्रॉपर्टीज को लिनन, टॉयलेटरीज, फर्नीचर और हाउसकीपिंग सप्लाईज जैसे एसेंशियल आइटम्स पर बल्क प्रोक्योरमेंट डील्स दिलवाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा ओयो होटल है जिसमें 20 रूम्स हैं। अगर ये होटल लिनन, टॉयलेटरीज और हाउसकीपिंग सप्लाईज अलग से खरीदेगा तो उसका मंथली खर्चा 1 लाख तक आएगा। लेकिन ओयो के बल्क प्रोक्योरमेंट डील्स की वजह से वही सामान इस होटल को 15% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी सिर्फ 85,000 रुपीज में ओयो उन्हें सारे सामान दिलवा देगा। इस तरह होटल हर महीने 15,000 रुपए बचा सकता है, जो उसके ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल सपोर्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। दोस्तों, ओयो का एक्सेलरेटर प्रोग्राम मार्च 2024 तक 220 होटेलियर्स और 1300 होटल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका है। इसके अलावा सुपर ओयो जैसे प्रोग्राम से हाई परफॉर्मिंग होटल्स को एक्स्ट्रा बुकिंग्स और इंप्रूव्ड सर्च विजिबिलिटी मिलती है। और इसके साथ साथ ओयो का आखिरी मास्टर स्ट्रोक आया इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ। दोस्तों, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ओयो एक इंडियन ब्रांड तो जरूर है, लेकिन इंडिया से ओयो का सिर्फ 35% रेवेन्यू आता है। बाकी का 65% रेवेन्यू आता है ओयो के इंटरनेशनल वेंचर से। अब दोस्तों ये सुनो, ओयो ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव किया है अपने इंटरनेशनल बिजनेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उन्होंने 4300 करोड़ देकर G6 हॉस्पिटैलिटी को खरीद लिया। जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि G6 हॉस्पिटैलिटी अमेरिका की एक लीडिंग लॉजिंग कंपनी है जो मोटेल 6 और स्टूडियो 6 दोनों ब्रांड्स को ओन करती है। और इसी तरह ओयो पहले 80 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती थी, लेकिन आज ओयो सिर्फ 35 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है, यूरोप, यूके और इंडोनेशिया में आज ओयो सबसे ज्यादा काबिल प्लेयर्स में गिना जा रहा है। और ओयो का मानना यह है कि G6 का एक्विजिशन FY26 में उन्हें 1100 करोड़ के प्रॉफिट तक ले जाने में मदद करेगा। तो इसी तरह दोस्तों, ओयो का फ्रेंचाइज मॉडल एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है, जहां होटेलियर्स को बेटर रेवेन्यू, कॉस्ट सेविंग और वाइड कस्टमर रीच मिल रही है, क्योंकि उन्हें ओयो की मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है। एंड लास्टली, फ्रेंचाइज के साथ ओयो कंपनी सर्विस्ड होटल्स भी चलाता है
और ये है ओयो 4.0। इस मॉडल में ओयो डायरेक्टली 120 शहरों में 700 से ज्यादा होटल्स को मैनेज करता है, जहां ओयो ऑपरेशन से लेकर मार्केटिंग तक हर चीज खुद संभालता है। इसी तरह दोस्तों, अपने बिजनेस मॉडल को बदलकर मिनिमम गारंटी की गलती से सीखकर कोविड के इम्पैक्ट से बचकर फ्रैंचाइज मॉडल पर शिफ्ट होकर ओयो ने अपनी गलतियों को सुधारा और आज वो 13,000 करोड़ के लॉस से उठकर FY24 में 229 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी ओयो की कहानी और इससे हम 3 बहुत ही पावरफुल बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, ग्रोथ विदाउट कंट्रोल इज अ टिकिंग टाइम बम। तो अगर आप किसी भी बिजनेस को बिना प्रॉपर कंट्रोल और ओवरसाइट के एग्रेसिवली स्केल करते हो तो वो एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। ओयो ने बिना फुल प्रूफ सिस्टम के होटल्स ऐड किए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस गिर गया। तो हमेशा याद रखिए, एक्सपेंशन जितनी फास्ट हो, गवर्नेंस उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर गवर्नेंस नहीं है तो एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट एंड ओनली कैश फ्लो इज किंग। ओयो का रेवेन्यू रैपिडली ग्रो तो कर रहा था, लेकिन उनका बिजनेस कैश बर्न मोड में था, ना कि कैश अर्न मोड में। मिनिमम गारंटी मॉडल और डीप डिस्काउंट्स ने लॉसेस को इतना बढ़ा दिया कि उनका दिवाला निकलने वाला था। तो हमेशा याद रखो, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो और सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो तो आप अपने बिजनेस की कब्र खुद खोदने जा रहे हो। लेसन नंबर 3, कस्टमर एक्सपीरियंस आपके बिजनेस का सबसे बड़ा वेपन होता है। इस केस में हमने ये देखा कि इनिशियल ग्रोथ के बाद ओयो का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब कस्टमर्स का ट्रस्ट टूटने लगा। स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के बिना किसी भी सर्विस बिजनेस का सक्सेस शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर आप एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हो तो कंपटीशन आपको रिप्लेस कर देगा। एंड लास्टली दोस्तों, हमेशा याद रखना, बिजनेस में गलतियां सबसे होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन गलतियों से सीख कर अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक कर रहे हो या नहीं। इस केस में हमने ये देखा कि ओयो ने बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन उन सारी गलतियों से सीखकर उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और आज वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुके हैं। उन्होंने कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सुधारे और प्रॉफिट्स पर फोकस बढ़ाया। तो अगर आप फेलियर से सीखने को रेडी हो और स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर सकते हो तो आप मार्केट में हमेशा सक्सेस पा सकते हो। तो गलतियां तो करो, लेकिन गलतियों से सीखते रहो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडी सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।